नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। और आज सबसे पहले बात करते हैं उपद्रवियों का होगा सीएम धामी का एक्शन। बजट सत्र 26 फरवरी से यानी आज से शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, जिसमें मुख्य बिंदु बजट में रहने वाले हैं। लेकिन इस बार सीएम धामी दंगाई के लिए नया विधेयक पास करने जा रहे हैं, जो दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम करेगा। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति अक्षत वसूली विधेयक इस विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने का कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसे बीजेपी प्रदेश कमेटी ने स्वागत किया है। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, जिसका उदाहरण ये विधेयक होगा, जो दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम करेगा। बीजेपी इसका पूर्ण रूप से स्वागत करती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अंकिता काला जुड़े हुए हैं, संवाददाता उत्तराखंड से। अंकिता, देखा जाए तो ये विधेयक कितना कारगर साबित होगा ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन इस विधेयक का विपक्ष किस तरीके से स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए सोने, अभी ये शुरुआती चरण में है। ये अभी ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही कि सरकार इस तरीके का विधेयक जो है वो ला सकती है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि सरकार ऐसा कोई विधेयक जो है वो सदन के पटल पर लाएगी। लेकिन निश्चित ही चूंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र बुला करके यूसीसी जैसे कड़े कानून को विधानसभा से पारित कराया है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि और अधिक मजबूत हुई है। और अभी हाल ही में हल्द्वानी हिंसा में आपने देखा कि किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार इस तरीके का एक प्रारूप तैयार करके उसको कानूनी अमलीजामा पहनाने जा रही है। इसमें चाहे फिर वो प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को होने वाला नुकसान हो, चाहे फिर वो उपद्रवियों से होने वाला नुकसान हो, तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी उसका एक सख्त कानून बनाया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं सोनी की लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और लगातार जो दोषी हैं उन्हीं से ही इसकी भरपाई भी की जा रही है। तो सरकार भी बिल्कुल करीब करीब इसी तरीके का कुछ एक प्रावधान निकाल सकती है, जिससे कि जो दोषी होगा उसी से बिल्कुल ही अंकित, अगर इस इन तरीके का सब। विधेयक सदन के पटल पर रखा जाता है और प्रस्तावित हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो लगातार उपद्रव या जो दंगाई हैं, जो दंगा करते हुए नजर आते थे और इस दौरान काफी नुकसान होता था, तो उसकी भरपाई कर पाना आसान हो जाएगा और ऐसे घटनाक्रमों में भी रोक लगाम लग पाएगी, ये कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और इसी उद्देश्य से सरकार इन सब चीजों को और अधिक कड़ा करने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि देखिए आप अभी हल्द्वानी की हिंसा से भी सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है। और जिस तरीके से इस हिंसात्मक घटना की वजह से जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और सरकार का ये तर्क है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसों से जो भी निर्माण हो रहा है और उसके बाद फिर उपद्रव के माध्यम से उसको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, तो सरकार ये सब चीजें चलने नहीं देगी। अब सरकार बहुत जल्द ही हमें लगता है कि ऐसा कोई कड़ा कानून बना सकती है, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए और जो सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई किस तरीके से हो, इसके लिए एक बकायदा एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार एक बिल्कुल कमेटी अंकित, गठित यहाँ पर करके एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि सिर्फ सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिहाज से ये प्रस्ताव, ये कानून लाया जाएगा, विधेयक पेश होगा, और या फिर देखा जाए जैसे हल्द्वानी घटना सामने आई, यहाँ पर हालांकि आरोपी जो मास्टरमाइंड रहा उसको उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, या कोई भी समाज में इस तरीके का उपद्रवी व्यक्ति अगर किसी का भी नुकसान करता है तो उसकी भी भरपाई, उसकी भी वसूली की जाएगी। इस लिहाज से भी ये कानून होगा, विधेयक होगा।
देखिए सोनी, अभी सरकार ने इसमें क्या प्रावधान किया है या सरकार लाने जा रही है, क्योंकि अभी शुरुआती चरण है। अभी सूत्रों से ही ये जानकारी मिल रही है कि सरकार इस तरीके का प्रावधान कर सकती है, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मोटा माटी सरकार इन सब चीजों को लेकर के चिंतित है, चाहे फिर वो सरकारी हो चाहे फिर वो गैर सरकारी हो। दोनों ही माध्यमों में सरकार इसका हमें लगता है कि आंकलन कराएगी, और जो भी इस तरीके की घटना के बाद जो भी प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम्म। सख्त एक्शन जो है वो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ लिया जाएगा। अब मसलन अगर कोई घटना होती है और वहां पर किसी व्यक्ति की का वाहन हो और बिल्कुल। उसमें आग लगा दी जाए, तो क्या क्या उसको शामिल न किया जाए? हम्म। और खाली सरकारी संपत्ति को ही हम कैसे चिन्हित कर पाएंगे? ठीक जब बात। संपत्ति किसी की भी है तो वो हम्म। एक टैक्स पेयर है, तो सरकार हमें लगता है कि इन प्रावधान में बिल्कुल। अब ये सारी अराजक जो तत्वों की खैर नहीं होने वाली, जो जिस तरीके से जो दंगाई हैं, जो नुकसान करते थे, अब इस लिहाज से ये कानून कहा जा सकता है इस विधेयक को कि ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है अगर ये सदन के पटल पर प्रस्तावित हो जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस लिहाज से लोक और निजी जो संपत्ति है जिसका नुकसान अगर उपद्रवियों के द्वारा होता है तो उसकी वसूली होगी, उसकी भरपाई की जाएगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं राजा के पास सत्ता की चाबी। राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए यूपी के राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी जंग में सोमवार यानी कि आज 26 फरवरी को अचानक से एक दिलचस्प मोड़ सामने आ गया। दरअसल चुनाव में जीत के लिए सपा अपने तीसरे और बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार पर पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियों की नजर कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर टिकी हुई है। बीजेपी से लेकर विपक्षी दल के नेता राजा भैया के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और इस बीच सोमवार यानी 26 फरवरी को राजा भैया ने मीडिया से बातचीत में अपना रुख भी साफ कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का साथ देंगे, उनकी पार्टी का वोट बीजेपी के ही पक्ष में डाले जाएंगे। तो फिलहाल जो स्थितियां थी वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अब कुंडा के राजा भैया का भी वक्तव्य सामने आ गया है और ये साफ हो गया है कि पूरा जो समर्थन होगा, क्योंकि एक अच्छी पैठ मानी जाती है और एक अच्छा वर्चस्व माना जाता है, 2024 चुनाव में पूरा भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। तो ये फिलहाल स्पष्ट करते हुए नजर आए राजा भैया। तो 2022 की जो चुनाव की एक गलती रही वो फिलहाल भारी पड़ती हुई नजर आई थी और अब बीजेपी का समर्थन करते हुए राजा भैया नजर आए। तो अब राज्यसभा में राजा भैया का वोट जो है वो बीजेपी के समर्थन में जाने वाला है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? तो प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। राजा भैया ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो वोट है, जो जन समर्थन है, वो पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से राज्यसभा में कल वोटिंग होनी है और उस वोटिंग को लेकर के लगातार जो है चर्चाएं का जो विषय बना हुआ है वो कैसे वोट बैंक अपनी तरफ किया जाएगा। यानी कि राजा भैया का जो वोट बैंक है, 2 वोट है राजा भैया के पास में, दोनों वोट किधर जाता है काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये जो 2 वोटें हैं राजा भैया की वो किधर जाती नजर आ रही है। लेकिन स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उनकी वोट गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। आगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अगर जिक्र करें, 2022 की भी स्थितियों पर अगर नजर डालें तो सपा को जो है नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो क्या ऐसी ही स्थितियां इस बार, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आसार फिलहाल देखे जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो है राजा भैया का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं संजय निषाद पार्टी के, जहां पर 5-7 वोटें हैं उनके पास अपनी, तो उन वोट बैंक से भी कहीं ना कहीं एक दंड पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए आप पूरी तरीके से जो अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने की जो प्रयास है उस पर कितना खरे उतरते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अभी से लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ झुकाव जो है राजा भैया का बीजेपी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव में क्या राजा भैया को सीटें मिलेंगी, ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजा भैया जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुका है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और यह स्थिति भी जो है स्पष्ट हो चुकी है कि अब राजा भैया का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और इसी खबर पर कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ समीकरण बनते हुए कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? अनम्यूट करिएगा। क्योंकि राज्यसभा चुनाव वोटिंग के लेकर जो तैयारी हो पूरी तैयारी हो गई और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं हर जगह पे जो है लोगों ने जो है अपने आप को एक पार्टी के साथ जोड़ा हुआ है। उसी में अगर बात की जाए, क्योंकि 8 प्रत्याशी समाज भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए घटक के दल हैं उनको लेके 288 विधायक अभी तक पहुंचे हैं। लेकिन रघुराज प्रताप राजा भैया जो जनसत्ता दल के हैं, जो उनको अगर 2 आ जाते हैं तो 2 विधायक उनके बढ़ जाएंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, जो जीत का जो फार्मूला है टोटल 111 विधायकों को लेकर बना हुआ है। और जो तमाम वर्तमान में अगर देखा जाए तो करीब 108 विधायक भारतीय समाजवादी पार्टी के हैं। और जो सुभाषपा के जो विधायक थे जो वो तमाम जो एनडीए में जाके शामिल हो गए, अब उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी कठिनाई बढ़ी है। लेकिन 2-3 सीट है राज्यसभा के जो समाजवादी पार्टी को, उसको भी जीतना एक अहम बात हो, क्योंकि जो 3 विधायकों की कमी है। अगर कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन किया है, जो कांग्रेस के 2 विधायक है अगर वो देखा जाए तो कहीं न कहीं आंकड़े को छूते हुए नजर आए। जो नंबर ऑफ वोटिंग है अगर उस आंकड़े को देखा जाए तो कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में। लेकिन जब क्रॉस वोटिंग की अगर बात की जाएगी तो जो क्रॉस अगर वोट पड़ता है एनडीए अगर और समाजवादी पार्टी के जो विधायक अगर उनसे क्रॉस वोटिंग की अगर जो उम्मीद लगाए अगर वो होती है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक कठिनाई हो जाएगी। बिल्कुल, देखा जाए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से आगे क्या कुछ बंटवारा किया जाएगा, क्या कुछ वोट बैंक जो है कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि स्थिति जो है विपक्ष की भी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आगे बात करेंगे किसानों का ट्रैक्टर मार्च की, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष पर आरोप लगे हैं। लखनऊ से अहम खबर, अनिल कुमार ने अपनों पर ही की मेहरबानियां। तो गंभीर आरोप, डबल पोस्टिंग की उन उपखंडों का नाम गायब किया गया। विभाग के जल शक्ति मंत्री की छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग में सहायक अभियंताओं के ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में अध्यक्ष कई उपखंड भूल गए। शारदा नहर तृतीय उपखंड को लिस्ट में दर्शाया नहीं गया। तो ये गंभीर आरोप, ऐसे कई उपखंड हैं जिनके नाम लिस्ट में नहीं शामिल किए गए। लखनऊ से अहम खबर, सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष पर ये आरोप लगाए गए हैं। तो काम में लापरवाही को लेकर ये आरोप।
संदीप मिश्रा ऐसे खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी इस संबंध में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कई उपखंडों को लिस्ट में शुमार नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरीके कल जो है विभाग ने दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ फिलहाल क्लियर नहीं मिल पा रही है। डोबॉल पोस्टिंग की और साथ ही कई उपखंडों को लेकर ये आरोप लगाए गए कि लिस्ट में इन्हें दर्शाया नहीं गया है। अहम खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है, विभाग में सहायक अभियंताओं के कल होने हैं स्थानांतरण। तो ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में अध्यक्ष कई उपखंड भूल गए। शारदा नहर तृतीय उपखंड को लिस्ट में शुमार नहीं किया गया। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से संपर्क करते हैं। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? विभाग में कल जो है लगभग 900 एयू के ट्रांसफर होने हैं, ऑनलाइन स्थानांतरण किए जा रहे हैं। और इस ऑनलाइन पोस्टिंग को लेकर के जो सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने अनिल कुमार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही लगभग 7 से 8 जो है एयू को डुबल चार्ज दिया गया था। यहाँ डुबल चार्ज देने का मकसद साफ था कि उनको पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात उठ के सामने निकल के आती है कि उन जिनकी ऑनलाइन प्रक्रिया में स्थानांतरण होने हैं उनमें से नाम जो है हटा दिया गया है, ताकि इस लिस्ट में इन अप्रूवल कर दिया गया था उन अभियंताओं का नाम जो है लिस्ट से हटा दिया गया। तो मंशा साफ है किस तरीके से हो रही है, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ एक जो है शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये आरोप लगाए गए और अब इसी के चलते ये स्थानांतरण की तस्वीर सामने आ रही है, ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाएंगे। बढ़ते आगे बात करते हैं किसानों के ट्रैक्टर मार्च की। दरअसल एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने किसानों पर हो रहे शक्ति प्रदर्शन की भी आलोचना की है। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और ट्रैक्टर और ट्रॉली की श्रृंखला बनाकर दिल्ली को चेक करने का ऐलान कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया और दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक स्तर पर जिक्र किया जाए तो प्रशासनिक स्तर पर रोकने की पूरी तैयारी इन किसानों के लिए की जा रही है। तो फसलों के एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं और इसीलिए धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली की श्रृंखला बनाकर जगह जगह ये प्रदर्शन की तस्वीर और 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। राकेश टिकैत की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो भी इस समिति का समर्थन करता है वो इस आंदोलन में शामिल हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। संकल्प पत्र सुझाव अभियान का जिक्र। भारत में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और इसके साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संकल्प समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान कहा कि हम सब जानते हैं कि आज विकसित भारत मोदी की गारंटी विषय को लेकर पूरे देश में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव में अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है उसके लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद और सुझाव लेने का हम सबने निर्णय किया है।
तो बीजेपी का संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत और इसके जरिए लोगों तक पहुंचना, प्रचार प्रसार को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। बढ़ते आगे 2024 की लड़ाई रावण और मारीच पर आई। दरअसल गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी रविवार को पहली बार प्रत्याशी होने के बाद पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान बताते हुए उनकी शक्ति को याद दिलाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना दर्द भी बयां करते हुए नजर आए। जब मैं गर्दिश में था तब जिनके हाथ में हाथ मिलाकर चलता था, सहारा नहीं दिया, उसे उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सहारा दिया। गड़बड़ा गया कि अब क्या करें, कार्यालय तो खुल गया, प्रत्याशी कौन है, कहीं बोर्ड पे कुछ दिखाई दिया, आप लोग तो कह रहे होंगे, तो ये कब तक। गाजीपुर से संवाददाता इकरार जुड़े हुए हैं। अफजाल जो अंसारी हैं, उनका जो बयान सामने आया, तो इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर के अफजाल अंसारी रविवार के दिन घोषित होने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय पे पहुंचा। पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोरों शोर से उनका स्वागत किया। स्वागत करते किया, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ता को जो भरते हुए कहा कि आप हनुमान है, हनुमान हमेशा लोगों की मदद करता है, हनुमान हमेशा लोगों के लिए खड़ा था। श्री राम जो भगवान हम लोग के हैं, वो गार्जियन, उनके लिए भी हनुमान ने गंगा नदी में पुल बनाया था। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए अपनी तरफ से रणनीति पूरी बना ली। बिल्कुल इकरार है। जिस तरीके से अफजाल अंसारी की बयानबाजी सामने आई है और अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए कि जब कोई सहारा देने वाला नहीं था, उस वक्त सपा प्रमुख ने सहारा दिया। तो इससे स्थितियां जो हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी साफ होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं को अफजाल अंसारी ने हनुमान बताया और बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।